कर रहे 2 दिन बाद स्टार्ट होगा। देखो पिछले क्लास में हम लोग फाइनल अकाउंट्स का नॉर्मल देखे थे जिसमें एडजस्टमेंट्स नहीं था। इसमें अपने क्या देखेंगे ना, फाइनल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट के साथ। ठीक है, तो देखो ट्रायल बैलेंस जो क्वेश्चन में रहता है, तो उसमें ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है? सबसे पहले जर्नल एंट्री पास होता है। जर्नल एंट्री कहाँ पोस्ट होता है? लेजर में। और लेजर में सारा का सारा लेजर का क्लोजिंग बैलेंस कहाँ से जाता है? ट्रायल बैलेंस में। और उसके बाद हम उससे क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट्स। और फाइनल अकाउंट में कितना पोर्शन अपने पास? एक होता है ट्रेडिंग, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस, और एक क्या होता है अपना बैलेंस। हम लोग पहचानते हैं ट्रायल बैलेंस में कि कौन सा एक्सपेंस है, कौन सा लायबिलिटी है, कौन सा इनकम है, कौन सा एक्सपेंस है, और उसको हम लोग अकॉर्डिंगली बैलेंस शीट और अपने प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग में ट्रांसफर कर देते हैं। ट्रेडिंग में सारा का सारा डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंस से जाता है। अदर देन डायरेक्ट एक्सपेंस और इनकम कहां से जाता है? सबका प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस और इनकम बढ़ जाता है। और बैलेंस शीट में क्या चल जाता है? सारा का सारा एसेट्स और सारा का सारा लायबिलिटी चल जाता है। नीचे में एक ही एडजस्टमेंट हम लोग किए थे लास्ट डे, क्या किए थे? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का डबल एंट्री, डबल, अच्छा ध्यान रखना नीचे में जो भी एडजस्टमेंट रहेगा वो कितना जगह इंपैक्ट डालेगा? कम से कम 2 जगह। कम से कम कितना जगह इंपैक्ट जाएगा? 2 जगह। जैसे हम लोग पिछले क्लास में क्लोजिंग स्टॉक किए थे, तो क्लोजिंग स्टॉक का कितना इंपैक्ट गया था? 2 जगह गया था ना। एक कहां गया था? ट्रेडिंग अकाउंट में, और एक कहां गया था? तुम्हारा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। अब एक चीज ध्यान रखो कि 2 जगह इंपैक्ट क्यों जाता है ना? 2 जगह इंपैक्ट इसलिए जाता है क्योंकि वो अकाउंटिंग साइकिल में पड़ता ही नहीं है। जैसे मान लो नीचे में एडजस्टमेंट लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग रेंट। क्या लिखा हुआ है? आउटस्टैंडिंग रेंट ₹10,000। ठीक है, ऐसे एक लिखा हुआ है नीचे में एडजस्टमेंट। नीचे में एडजस्टमेंट का मतलब हम उसका अकाउंटिंग करना भूल गए। अकाउंटिंग नहीं किया मतलब उसका क्या नहीं पास हुआ है? जर्नल नहीं पास हुआ है। जब जर्नल नहीं पास हुआ है तो क्या नहीं गया होगा? लेजर में नहीं गया, और लेजर नहीं गया तो ट्रायल बैलेंस में नहीं गया। यानी कि उसका इंपैक्ट कम से कम 2 जगह पड़ना चाहिए ना, क्योंकि जर्नल एंट्री पास करके तो हम लोग सारा अकाउंटिंग के थ्रू रूट करेंगे फिर। तो आउटस्टैंडिंग रेंट का जर्नल एंट्री क्या होगा? अच्छा मान लो आउटस्टैंडिंग रेंट सिर्फ और सिर्फ ट्रायल बैलेंस में दिया रहता है, इसका मतलब उसका जर्नल हो गया है, तभी तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, क्योंकि जर्नल लेजर और उसके बाद तो ट्रायल बैलेंस में आया हुआ ना। तो नॉर्मल आउटस्टैंडिंग रेंट रहता तो कहाँ जाता? सीधा लायबिलिटी में आता। बट यहाँ पे नीचे एडजस्टमेंट में है, यानी कि इसका जर्नल पास नहीं हुआ है। तो जर्नल पास करेंगे तो क्या एंट्री होगा? कैश टू आउटस्टैंडिंग है। तो कैश क्या पेमेंट हुआ है क्या? नहीं हुआ है ना। अच्छा कैश डेबिट करना मतलब क्या होता है? पैसा मिलना। तो ये तो नहीं हो सकता है ना, तो गलत बोला। क्या होगा एंट्री? रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, क्योंकि रेंट मेरा खर्चा है। आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब क्या? रेंट बाकी है मेरा, और उसको हम बुक में पास करना, एंट्री पास करना भूल गए हैं। मतलब वो रेंट खर्चा मेरे को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। और अभी तक हम पेमेंट किए कि पेमेंट करेंगे, फ्यूचर में पेमेंट करेंगे तो लायबिलिटी भी बढ़ेगा, तो खर्चा बढ़ेगा और लायबिलिटी बढ़ेगा। मतलब इसका इंपैक्ट कितना जगह जाएगा? 2 जगह। एक तो जाएगा लायबिलिटी में, और एक कहाँ जाएगा? खर्चा में। खर्चा में कहाँ जाएगा? पीएल में कि ट्रेडिंग में? पीएल में। रेंट कहाँ जाता है? पीएल में, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, तो ये कहाँ चल जाएगा? तुम्हारा पीएल में चल जाएगा। तो अगर हम इसका बात करें, अगर मान लो यहाँ लिखा हुआ है एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग रेंट ₹10,000, तो इसका अगर जर्नल एंट्री तुम लोग से पूछा जाए तो क्या एंट्री होगा? रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है, 10,000 10,000। अब एक बात बताओ, इसका अगर हम बोले कि तुम लोग अगर वो 3 चीज बनाता है, क्या क्या बनाता है तुम लोग? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, और एक बैलेंस शीट। तो इसका इंपैक्ट कहाँ कहाँ जाएगा? तो इसका भी इंपैक्ट जाएगा और इसका भी इंपैक्ट जाएगा, क्योंकि अगर तुम लोग सोचो जर्नल पास करता तो लेजर बनता, और लेजर जो बनता तो ये रेंट भी एक लेजर में जाता, और ये आउटस्टैंडिंग रेंट भी अपने लेजर में जाता, तो 2 जगह जाता। और जब 2 जगह जाता तो 2 क्लोजिंग बैलेंस बचता ट्रायल लेजर में, तो ट्रायल बैलेंस में भी 2 अमाउंट उतरता। तो तुम लोग नॉर्मली क्या करता है? रेंट जब ट्रायल बैलेंस में रहता है तो क्या कहाँ डालता है तुम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड में। और आउटस्टैंडिंग रेंट जब ट्रायल बैलेंस में रहता है कहाँ डालता है? लायबिलिटी में। तो जस्ट मान लो कि ये कहाँ जाएगा फिर? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, और ये कहाँ जाएगा? लायबिलिटी से। समझ आया? तो अगर हम बात करें तो ये रेंट कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, और ये आउटस्टैंडिंग रेंट कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। समझ आया? इसी तरीके से हम एक एग्जांपल दिया आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट के अलावा ऐसा कोई भी खर्चा हो सकता है। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो सकता है, आउटस्टैंडिंग वेजेस हो सकता है, आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो सकता है। कोई भी खर्चा, हम क्या बोले? कोई भी खर्चा अगर आउटस्टैंडिंग है तो उसका इंपैक्ट सेम होगा। मतलब खर्चा अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग खर्चा अकाउंट। जैसे खर्चा है सैलरी तो क्या होगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, इंपैक्ट सेम होगा। मतलब सैलरी कहाँ चल जाएगा? पीएल के डेबिट साइड में, और आउटस्टैंडिंग सैलरी कहाँ चल जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो कोई भी खर्चा होगा तो खर्चा अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग
खर्चा, आउटस्टैंडिंग खर्चा बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, और जो खर्चा है वो कहाँ चल जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। अच्छा, ये भी हो सकता है कि ट्रायल बैलेंस में रेंट ऑलरेडी है, मैंने क्या बोला, ट्रायल बैलेंस में रेंट दिया हुआ है मान लो 10,000 रुपया, और नीचे में आउटस्टैंडिंग रेंट भी दिया हुआ है, तो ट्रायल बैलेंस में कितना हो दिया 10,000 रुपया, और नीचे में कितना दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग रेंट मान लो 2,000 रुपया। तो अब इम्पैक्ट कैसे होगा, तो एक बात, जो ट्रायल बैलेंस में रेंट है वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में, काम खत्म उसका, इसका एडजस्टमेंट करना होगा। तो आउटस्टैंडिंग रेंट क्या करेंगे फिर, तो ये रेंट जो 2,000 रुपया बाकी है जो नीचे एडजस्टमेंट में लिखा है उसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में और ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि 10,000 तो हो चुका और 2,000 हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 12,000, और 2,000 कहाँ चल जाएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट अपना लायबिलिटी। तो एडजस्टमेंट वाला कहाँ चल जाएगा, दो जगह इम्पैक्ट अपना डाल देगा। अगर मान लो हम ये बोलना चाहते हैं कि अगर कोई खर्चा है उसका एडजस्टमेंट दिया है तो वो खर्चा जाकर उस खर्चा में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जैसे रेंट मान लो ये है ट्रायल बैलेंस, क्या है, मान लो ये ट्रायल बैलेंस है, ठीक है, और ट्रायल बैलेंस में ऐसे दिया है रेंट 10,000, ठीक है, और यहाँ पे एक नीचे में एडजस्टमेंट में दिया है आउटस्टैंडिंग रेंट 10,000। तो एक बात बताओ, ये रेंट कहाँ जाएगा, तुम लोग क्या बनाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, लिखना टू रेंट कितना 10,000, खत्म। उसके बाद इसका काम तो खत्म हो गया ना भाई, अब यहाँ जाए तो आउटस्टैंडिंग रेंट, तो इसका इम्पैक्ट कहाँ जाएगा, एक तो जाएगा पीएल के डेबिट साइड में और एक तो जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो हम यहाँ ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट, क्या कर देंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट, कितना हो जाएगा 10,000, तो टोटल रेंट कितना हो जाएगा 20,000, 10 पहले जो ट्रायल में था और 10 यहाँ से चला गया। और बैलेंस शीट में क्या हो जाएगा, यही चीज, लायबिलिटी में कितना जाएगा 10,000 के 20,000, 10,000 कितना जाएगा, किसी समझ में नहीं आ रहा था कि 20,000 क्यों नहीं गया, तो खर्चा में सब में ही होगा, कोई भी खर्चा हो सकता है, हम रेंट एक एग्जांपल दिए, कोई भी खर्चा हो सकता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग कुछ भी हो सकता है, कोई भी खर्चा, ठीक है। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक का बात करते हैं, क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक का। तो क्लोजिंग स्टॉक दूसरा नंबर, क्या बात की है, दूसरा नंबर, तो क्लोजिंग स्टॉक का तो हर क्वेश्चन में तुम लोगों को मिलेगा, ये पक्का है, बाकी कोई मिले ना मिले, ये तुम लोग को हर क्वेश्चन में मिलना तय है। क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर, एडजस्टमेंट में ये पक्का है। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू किस तरीके से होता है तुम लोगों को पता ही है, कहाँ कहाँ जाता है, एक जाता है एसेट में और एक कहाँ जाता है, ट्रेडिंग। तो सिंपल है, इसका एक एसेट डाल देंगे और एक कहाँ डाल देंगे, अपने ट्रेडिंग में डाल देंगे, ठीक है। इसका अगर जर्नल एंट्री की बात करें तो क्या एंट्री होगा, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। और इसका दो इम्पैक्ट कहाँ कहाँ जाएगा, एक जाएगा एसेट साइड में क्योंकि एक एसेट है, और एक कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग के किस साइड, क्रेडिट या डेबिट, क्रेडिट। इसका डबल इम्पैक्ट अगर हम बात करें तो एक जाएगा बैलेंस शीट के कहाँ, एसेट साइड में, और एक जाएगा कहाँ, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड। कोई दिक्कत, ये मास्टर है, ठीक है, जो हम बताएंगे अगले घंटे में, इसके बाहर कहीं एडजस्टमेंट नहीं आने वाला है। मतलब फाइनल अकाउंट तुम लोग का 15 या 10 नंबर पक्का तय है, ये एक बार वीडियो देख लेना बस एग्जाम से पहले जाने के पहले, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब समझ में आएगा क्या होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब, बाकी खर्चा, मतलब खर्चा तो हो चुका है लेकिन हमें पैसा देना बाकी है। उसी तरीके से नेक्स्ट आता है अप्रूव्ड, मतलब काम करने लेकिन पैसा नहीं। अब आता है नेक्स्ट प्रीपेड एक्सपेंस, क्या आता है, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस बोलने का मतलब मेरा यहाँ प्रीपेड कुछ भी हो सकता है, प्रीपेड इंश्योरेंस हो सकता है, प्रीपेड रेंट हो सकता है, प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, प्रीपेड कोई भी खर्चा हो सकता है ना। एक्सपेंस का मतलब कोई भी खर्चा, मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं प्रीपेड सैलरी, यहाँ बोल सकता है प्रीपेड रेंट, यहाँ बोल सकता है प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ बोल सकता है प्रीपेड वेजेस, यहाँ बोल सकता है प्रीपेड कैरेज, मतलब प्रीपेड कोई भी खर्चा, एडजस्टमेंट क्या होगा, सेम टू सेम। मान लो प्रीपेड एक्सपेंस दिया है कितना रुपया, 10। तो सबसे पहले प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या होता है पता है तुम लोग को, पैसा पहले दे देना लेकिन बाद में। जैसे मान लो हम एक क्लासिक एग्जांपल लेते हैं इंश्योरेंस को, किसका लेते हैं, इंश्योरेंस का। मान लो इंश्योरेंस है 12,000 रुपये, कितना रुपया है, 12,000 रुपये, ठीक है। अब इंश्योरेंस 12,000 महीने के लिए, और कितना कितने महीने के लिए हुआ है, फॉर 12 मंथ्स,
और ये पेड ऑन, मान लो ये दिया है 1 जुलाई 2024 में। कब पेमेंट हुआ है? 1 जुलाई 2024 को हम लोग 12 महीना के लिए एक इंश्योरेंस कर रहे हैं, ठीक है? ऐसे सिर्फ लिखा हो तो क्या इसमें प्रीपेड है कि नहीं है? देखो किस तरह से अकाउंटिंग ईयर कब से चालू होता है? 1/4/2024 से चालू हुआ होगा और खत्म कब हो जाएगा? 31 मार्च 2025 में खत्म हो जाएगा। मतलब इस दिन हम वो सारा अकाउंट बनाएंगे ना, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। हम लोग पेमेंट कब किए हैं? 1/7/2024 को। कितने महीने के लिए पेमेंट किया है? 12 महीने के लिए। मतलब यहाँ पे खत्म होगा ना, एक्सपायर कब होगा ये इंश्योरेंस? 30/6/2024-25 को एक्सपायर होगा ना भैया। एक्सपायर कब होगा? 30/6/2025 को। लेकिन हम जो 12,000 पेमेंट किए हैं, ये मतलब हर महीने 1,000 रुपये जा रहा होगा। 12,000 हम पेमेंट किए हैं, लेकिन खर्चा तो 12 महीना का है ना ये, तो मतलब हर महीने कितना कितना खर्चा हो रहा है? 1,000 रुपये खर्चा हो रहा है। लेकिन ये तो एक बार में 12,000 निकल गया ना मेरे पास से। तो एक बात बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं खर्चा इस साल जाएगा ना? इस साल कहाँ से कहाँ तक खर्चा जाएगा? यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं तो जाएगा, उसके बाद तो अगले साल का है। तो एक बात बताओ, 12,000 हम कितने महीना के लिए पेमेंट किए थे? 12 महीना के लिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना महीना हुआ? 9 महीना ना। ये कहाँ कितना महीना हुआ? 9 महीना, जुलाई से लेके मार्च तक। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो कितना महीना हुआ? 9 महीना। तो 9 तो कितना हुआ ये? 9,000। तो इस साल का खर्चा कितना हुआ? सिर्फ 9,000 हुआ है। यानी कि 3,000 ये इधर का खर्चा हुआ कहीं ना कहीं, अगले साल का खर्चा है। तो ये क्या हो गया अपना? 3,000। 3,000 कैसे है? 12,000 बटा में 12 इंटू 3। तो ये क्या है? ये खर्चा इस साल का नहीं है, ये खर्चा अगले साल का है, लेकिन पेमेंट कब हो गया? अभी हो गया। तो क्या इस साल का खर्चा नहीं है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस। क्या बोलते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस। जैसे हम लोग जो मोबाइल रिचार्ज करवाते हैं, हम लोग क्या करते हैं? प्रीपेड की पोस्टपेड, प्रीपेड करते हैं। मतलब पहले पेमेंट करते हैं, बाद में यूज करते हैं। इसमें भी सेम है, प्रीपेड। ये 3,000 पहले ही पेमेंट कर दिए, लेकिन इसको यूज कब करेंगे? अगले साल यूज करेंगे। तो एक बात बताओ, अभी जो खर्चा दिख रहा है 10-12,000 रुपया, ये तो पूरा दिख रहा है, लेकिन हमको क्या खर्चा इस साल का कम करना होगा ना। अच्छा, ये 3,000 मेरे लिए एसेट या लायबिलिटी? सबसे पहले एसेट, क्योंकि हमको अगले साल इसको यूज करने का राइट है। अच्छा, ये 12,000 इस साल का खर्चा होना चाहिए कि 9,000 खर्चा होना चाहिए? 9,000। तो खर्चा अपने कम करेंगे और अपना एसेट बढ़ेगा। तो एसेट बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट। और खर्चा कम होता है तो क्या होता है? क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगा? सिंपल, एंट्री क्या होगा? प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंस अकाउंट, डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। समझ आया कुछ? नहीं समझ आया? कितना होगा? 3,000 और 3,000। अब एक बात होती है, प्रीपेड एक्सपेंस जो है ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड। और ये एक्सपेंस कहाँ से जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में जाना और डिडक्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एक्सपेंस। इसका मतलब पुराना एक्सपेंस से माइनस, वो एक्सपेंस से माइनस कर देंगे। अब बताते हैं क्वेश्चन कैसे आएगा। ये है, ये ट्रायल बैलेंस है। क्या है? ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस में मान लो लिखा है इंश्योरेंस। क्या लिखा है? इंश्योरेंस 12,000 रुपये। कितना दिया है? इंश्योरेंस कितना दिया है? 12,000। और नीचे में एडजस्टमेंट दिखा है कि इंश्योरेंस जो 12,000 रुपया है वो 12 महीना के लिए पेमेंट हुआ है। और पेमेंट कब हुआ है? 1/7/2024। ठीक है? तो तुम लोग क्या करेगा? सिंपल, सबसे पहले तुम लोग क्या बनाएगा? पीएल बनाएगा, पीएल बनाएगा। और ये क्या बनाएगा? बैलेंस शीट बनाएगा। ठीक, पीएल में ये क्या खर्चा है ना खर्चा। तो इंश्योरेंस लिखेंगे कितना? 12,000। ठीक है, इसका काम खत्म। अब आते हैं इधर। तो इसमें से इंश्योरेंस जो है 9,000 ही इस साल का खर्चा है ना। तो पीएल में तो अभी 12,000 दिख रहा है, तो हमको तो इसको क्या करना होगा? 9,000 बनाना होगा ना। तो हम कैसे बनाएंगे इसको? माइनस प्रीपेड करके। क्या करेंगे? माइनस क्या करेंगे? प्रीपेड। प्रीपेड कितना है? 3,000। तो ये कितना हो जाएगा? 9,000। और ये प्रीपेड और दूसरा इम्पैक्ट कहाँ डालेगा? बैलेंस शीट में। कितना हो जाएगा ये? समझ आया? एक तुम लोग गौर किया बात? आउटस्टैंडिंग खर्चा जब था तो हम लोग क्या कर रहे थे? ऐड कर रहे थे, क्योंकि अब उसका पेमेंट हुआ नहीं है, पेमेंट
बाकी है तो ऐड कर रहे थे, और प्रीपेड है मतलब पहले ही पेमेंट कर दिए हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, क्योंकि वो हिस्सा में खर्चा नहीं है। तो जब आउटस्टैंडिंग था तो ऐड हो रहा था और लायबिलिटी साइड जा रहा था, और जब प्रीपेड है तो लेस हो रहा है और एसेट साइड जा रहा है। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? आई डोंट थिंक सो कोई दिक्कत होना चाहिए। देखो एक तो तरीका ये हो सकता है कि ट्रायल बैलेंस पूरा दे देगा और नीचे में एडजस्टमेंट दे देगा, लिखेगा इंश्योरेंस 12000 पेड फॉर 12 महीना ऑन इतना, ठीक है। या फिर कभी कभी क्या करता है ना, ट्रायल बैलेंस में एक ब्रैकेट दे देगा और उसमें लिखेगा पेड ऑन 1/7/2024 फॉर 12 मंथ। हम क्या बोले, दो तरीके से इसको दिया जा सकता है। एक तो बोल देगा नीचे, जैसे क्लोजिंग स्टॉक है ना, पिछले क्वेश्चन में क्या होता है, पिछले वर्ड में पूरा ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा और नीचे में लाइन लिखा रहेगा कि इंश्योरेंस ₹12,000 पेड फॉर 12 मंथ्स ऑन इतना तारीख, ठीक है। और या फिर ऐसे लिख देगा इंश्योरेंस 12,000 दे देगा और उसका ब्रैकेट खोल के दे देगा पेड ऑन 1/7/2024 फॉर 12 महीना, मतलब वो एडजस्टमेंट है, मतलब सेम टू सेम इसी तरीके से काम है। क्या करेंगे, 12,000 पूरा लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे 3,000। 3,000 कैसे है, समझ में आया सबको? 12,000 बटा में 12 इंटू 3 महीना। 3 महीने कैसे आया, क्योंकि ये जुलाई में पेमेंट हुआ है तो जून तक चलेगा, तो ये जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 9 महीना निकल गया, और उधर में कितना महीना निकलेगा, अप्रैल मई और जून। तो इसलिए हम लोग कहते हैं प्रीपेड से कितना महीना है, 3 महीना। कोई दिक्कत है? तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग, उसको पानी दे दो मर जाएगी वो, जूता है तो बीमारी है तुम, पागल तो है। आप पानी का बोतल का पानी का बोतल छुपा कर रखिए बैग से। वाह, खत्म हो गया है क्या? क्यों पीती है? 10 लीटर का पानी का बोतल तो पी है। हम कितना देते थोड़े थे। चलो ठीक है, हम लाएंगे। समझ आइए? तो अभी तक अपने कितना एडजस्टमेंट बात कर चुके? 3। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस और क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब आते हैं अक्रूड इनकम। क्या आते हैं? अक्रूड इनकम। अक्रूड क्या हो गया, सुनो, ये है क्या दिया हुआ है, अक्रूड इनकम। तो हम मारते हैं मर जाएगा। हाँ तो सीधा देखो, अक्रूड इनकम का एंट्री क्या होगा? सबसे पहले अक्रूड का मतलब क्या होता है? कमाई तो हो चुका है बट अभी तक पैसा मिला नहीं, काम करके पैसा नहीं। ठीक है, हाँ एंट्री तो ये, ठीक है। तो सुनो, अक्रूड इनकम का मतलब इनकम कमा चुके हैं बट अभी तक मिला नहीं है। जस्ट से फॉर एग्जांपल ये ईयर है, हम क्या करते हैं, अप्रैल में पढ़ाएंगे तो फीस कब लेंगे, मई में, एंड अकॉर्डिंगली चलते रहेगा। तो जब लास्ट में आएंगे तो मार्च में पढ़ाएंगे ना, तो फीस कब लेंगे, अप्रैल में लेंगे, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, ये अप्रैल में जो फीस मिलेगा वो फीस क्या अगले साल का है कि इसी साल का है? इस साल का है, क्योंकि मेहनत कब हुआ है, कमाए कब है हम, इस साल है ना। तो हम लोग कब भरेंगे इसको, इस साल। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अक्रूड इनकम। कमा तो लिया है बट अभी तक मिला नहीं है। तो एक बात बताओ, इस साल जो पैसा हमको मिला नहीं है वो मेरे लिए क्या है, एसेट, लायबिलिटी क्या है, एसेट है ना, क्योंकि हमको बाद में मिलेगा। तो इसे एंट्री क्या होगा बताओ, जो बोली अक्रूड अकाउंट डेबिट टू रेस्पेक्टिव इनकम, मतलब जो भी इनकम होगा। हाँ अरे जैसे देखो, मतलब इसका कहने का मतलब ये है, जब हम अक्रूड इनकम बोल रहे हैं ना, तो अब इनकम की जगह कुछ और भी बोल सकता है ना। इनकम एक ही होता है, जैसे बोलते हैं अक्रूड रेंट बोलते हैं, अक्रूड रेंट, इसका मतलब क्या हो गया, अपना रेंट का इनकम। तो हम लोग क्या करेंगे, अक्रूड रेंट अकाउंट, डेबिट टू रेंट अकाउंट। और कुछ इनकम हो सकता है, अक्रूड कमीशन बोल दिया, कमीशन जो अक्रूड हुआ है हमको मिलने आए, तो क्या लिखेंगे, अक्रूड कमीशन अकाउंट, डेबिट कमीशन अकाउंट। मतलब जो इनकम होगा उसका नाम लिखेंगे। जैसे जो खर्चा था उसका खर्चा का नाम लिख रहे थे ना, उसी तरीके से जो इनकम होगा उसका इनकम का नाम लिखेंगे। तुमको क्या नहीं समझ में? मान लिया मार्च में कमाए हैं
लेकिन अप्रैल में हम लोग ये करेंगे, पैसा मिलेगा। तो जब मार्च में हम लोग कमा चुके हैं तो हमको अप्रैल में पैसा मिलेगा, तो इसलिए तो मेरा एसेट है ना। हम बोलेंगे ना कि हमको पलक से 1000 रुपये लेना है, तो मेरा एसेट हुआ कि नहीं? ठीक है, तो इसका डबल इम्पैक्ट कहाँ जाएगा, एक बार ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में, और ये कहाँ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाके अगर वो इनकम पहले से है तो ऐड हो जाएगा, है ना। जैसे मान लो कि एक इनकम है रेंट, रेंट का मेरा इनकम हो रहा है, और रेंट का इनकम लिखा है कि 2000 रुपया अप्रूव है। कितना रुपया है? 2000 रुपया अप्रूव है, और हमको 10,000 रुपया मिल गया। तो 10,000 तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में चला जाएगा, और ये 2000 कहाँ चल जाएगा, ऐड हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, और 2000 कहाँ चल जाएगा एसेट साइड पर। देखो हम दिखाते हैं, मान लो ये ट्रायल बैलेंस है, और यहाँ पे रेंट दिया है, कितना दिया रेंट 10,000, कितना दिया है 10,000, और नीचे में एडजस्टमेंट लिखा है, और ये किसमें दिया है, क्रेडिट में दिया है। क्या हुआ है, क्रेडिट में दिया है। तो नीचे लिखा है कि रेंट पर मंथ इज ₹1000, however rent for 2 months, however rent for only 10 months has been received। ऐसे दिया हुआ है। क्या बोले हम, रेंट 10,000 रुपया ट्रायल बैलेंस में दिया है, और बोलता है कि रेंट पर मंथ कितना है 1000 रुपया, लेकिन रेंट सिर्फ 10 महीना का ही मिला है। इसका मतलब 1000 रुपया का रेंट है ना, तो 12 महीना मिलता तो कितना रुपया, 12,000 मिलता, लेकिन मिला कितना है 10,000। मतलब ये क्या हो गया, अप्रूव्ड इनकम हो गया। तो क्या होगा फिर इसका इम्पैक्ट, सबसे पहले क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले इस रेंट का काम कर लें, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई रेंट 10,000, और ये क्या बनेगा, बैलेंस शीट। तो अब बात बताओ, ये 10,000 जो रेंट है, ये तो इसका काम तो हो गया है, इसका अगर हम काम करें तो 1000 रुपया करके था, 10 महीने का मिल चुका है ना, तो कितना महीने का नहीं मिला, 2 महीने का नहीं मिला होगा। 2 महीने का नहीं मिला होगा तो हम क्या करेंगे, ये भी तो मेरा इनकम ही है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, ऐड अप्रूव्ड रेंट। क्या लिखेंगे, कितना 2000, और ये कितना हो जाएगा 12,000, और ये एसेट साइड में क्या चल जाएगा, अप्रूव्ड इनकम या अप्रूव्ड रेंट कितना हो जाएगा। समझ आया कैसे होता है, कोई दिक्कत बेटा इसको भी। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन, नेक्स्ट क्या होगा, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, तो देखो डेप्रिसिएशन किस तरीके से दे सकता है। क्या होगा, ट्रायल बैलेंस में एक पर्टिकुलर मान लो मशीनरी दिया है 1 लाख रुपये, कितना का दिया है 1 लाख रुपये, और नीचे दे दिया है कि चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% ऑन दैट मशीनरी। हम क्या बोला, बैलेंस शीट में एक मशीनरी दे दिया, चलो ट्रायल बैलेंस ऐसे क्वेश्चन रहेगा, और क्वेश्चन में क्या दे दिया, मान लो मशीनरी का वैल्यू कितना दे दिया है 1 लाख, और नीचे में एडजस्टमेंट में दिया है चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम, सही दिया। ठीक है, अब बताओ इसका क्या है, डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या होगा, नीचे दिया है मतलब जर्नल एंट्री पास नहीं हुआ होगा, तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन का जर्नल क्या होगा, गलत बोल रहे हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, क्योंकि डेप्रिसिएशन में क्या है, खर्चा है, और मशीनरी क्या है, मेरा एसेट है। एसेट का वैल्यू गिरता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है, और जब खर्चा बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। तो एंट्री क्या होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट होगा। अच्छा, ये जो हम जर्नल पास कर रहे हैं, करना है क्या, जर्नल पास नहीं करना है अपने को सिर्फ एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, अच्छा तो एक बात बताओ, इसका इम्पैक्ट कहाँ जाएगा, डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा बताओ तो, पीएल में, कहाँ पीएल के डेबिट साइड, क्योंकि है तो खर्चा ही। अच्छा, मशीनरी कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट में क्या होगा,
कुछ एसेट्स है अब एसेट साइड में क्या लिखेंगे? मशीन डिक्रीज पार्ट करेंगे, क्योंकि 1 लाख का मशीन था और मान लो 10% से डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया, तो क्या उस मशीनरी का वैल्यू अभी भी 1 लाख है कि 90,000 हो गया? 90,000 ना, तो मतलब एसेट साइड से क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो डिडक्ट 10,000 फ्रॉम दैट रिस्पेक्टिव एसेट, उस पर्टिकुलर एसेट से क्या करेंगे हम उसको? माइनस करेंगे। समझ आया? ठीक। तो अगर हम इसका बात करें तो किस तरीके से होगा? सबसे पहले पीएल बनेगा। हां पीएल में क्या होगा? डेप्रिसिएशन 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू डेप्रिसिएशन कितना होगा ये? 10,000। अच्छा, सबसे पहले रुको इसको बता दो। सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं? ट्रायल बैलेंस का आइटम खत्म करते हैं। ये ट्रायल बैलेंस में कहाँ जाएगा? मशीनरी एसेट साइड में। तो क्या लिखेंगे? मशीनरी कितना? 1 लाख रुपया जाएगा यहाँ पे। अब उसका नीचे एडजस्टमेंट का बात करते हैं। डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा? 10%। इम्पैक्ट कितना जाएगा? दो जगह। एक तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे जाएगा कहाँ पे? पीएल में। तो टू डेप्रिसिएशन कितना? 10,000। और एक कहाँ होगा? डिडक्ट फ्रॉम दैट रिस्पेक्टिव एसेट। तो अपना एसेट क्या है? मशीनरी। तो मशीनरी से क्या करेंगे? माइनस डेप्रिसिएशन कितना? 10,000। कितना हो जाएगा? ठीक है, समझ आया ये? अब ये कुछ भी हो सकता है, मतलब मशीनरी बोल रहे हैं, फर्नीचर हो सकता है, मोटर कार हो सकता है, वैन हो सकता है, जो कुछ भी एक एसेट का नाम दे देगा और नीचे में डेप्रिसिएशन का रेट दिया है, कैलकुलेट करके लिखना है। कभी कभी अमाउंट भी दे सकता है, चार्ज 10,000 एज डेप्रिसिएशन, तो अपने कैलकुलेट नहीं करेंगे, सीधा 10 से लिख लेंगे। चार्ज 5,000, 5,000 यहाँ पे लिख देंगे, 5,000 माइनस कर देंगे। समझ आया डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट? इधर पॉज करना। ठीक हो गया। चलो इधर इधर। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट, मान लो लिखा है गुड्स गिवन एज सैंपल वर्थ ₹10,000। इसका जर्नल एंट्री कौन बताएगा? एडवर्टाइजिंग अकाउंट टू परचेज सेल्स प्रमोशन या एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो सेल्स प्रमोशन और एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 10,000 और 10,000। अब एक बात बताओ, सेल्स प्रमोशन और एडवर्टीजमेंट अकाउंट जो डेबिट किया वो कहाँ जाएगा? सेल्स जाएगा ट्रेडिंग का क्रेडिट में, एडवर्टाइजमेंट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट में। तो ये कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। ये कहाँ जाएगा? सेल्स प्रमोशन प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। सही बोलिए। हाँ, ये कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, क्योंकि ये क्या है? खर्चा है। और ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा ट्रेडिंग में जाएगा और परचेज से माइनस हो जाएगा। यही करते हैं ना भाई, परचेज कम हो रहा है, परचेज क्या है? खर्चा है, खर्चा डेबिट होता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? क्रेडिट। स्टॉक वाला कंसेप्ट बता देना कैसे? स्टॉक कंसेप्ट जब हम लोग फ्री में सैंपल देते हैं या फिर फ्री में हम लोग ड्राइंग्स हो जाता है, गुड्स लेके चला जाता है मार्केट ओनर, तो बताया था ना स्टॉक वाला कंसेप्ट। तो यहाँ पे ट्रेडिंग में क्या होगा? डिडक्ट कर दिया हम लोग परचेज से, और ये मेरा क्या है? खर्चा है, तो इसको हम लोग क्या कर दिया? पीएल से माइनस कर दिया। तो ये समझ, ये लिखवा के समझाया ऐसे? समझ में आ गया ना? नीचे में दिया रहेगा, बस परचेज से माइनस कर देना और ये क्या कर देना? पीएल के डेबिट से। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या होगा? गुड्स टेकन बाय ओनर वर्थ ₹5,000। जनरल एंट्री क्या होगा? क्या होगा? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब एक बात बताओ, परचेज अकाउंट का तो सेम इम्पैक्ट होगा। क्या होगा इम्पैक्ट? ट्रेडिंग से डिडक्ट फ्रॉम परचेज, यही होगा। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? ऊपर वाला बताओ क्या होगा? ड्राइंग्स क्या होगा? ब्लर नहीं हो रहा ना? बताओ कैपिटल से क्या करेंगे? कैपिटल से माइनस करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे?
डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल, क्योंकि क्या ये बिजनेस के लिए खर्चा है? नहीं, ये बिजनेसमैन जो पैसा लगाया था बिजनेस में 1 लाख रुपया, तो बिजनेस बोल रहा था कि भैया ये मेरा लायबिलिटी है, क्योंकि कैपिटल हम लोग कहाँ लिखते हैं? लायबिलिटी। अब उस 1 लाख रुपया से मान लो, ये देखो इस तरीके से समझो, ये है बिजनेसमैन और ये है बिजनेस। बिजनेस इसको 1 लाख रुपया दिया, ये बोलता है मेरा लायबिलिटी आ गया, ठीक है, मतलब बिजनेस को 1 लाख रुपया इसको रिटर्न करना होता है, बिना लायबिलिटी बना के रखा है। अब मान लो 5000 का ड्राइंग्स कर लिया, क्या कर लिया? 5000 का ड्राइंग्स कर लिया, तो ड्राइंग्स क्या मतलब इससे पैसा लेके गया बिजनेसमैन, बिजनेस से क्या लेके गया? पैसा लेके गया, यानी कि अब ये बिजनेसमैन कितना देगा? 1 लाख देगा कि सिर्फ 95 देगा? 95, क्योंकि 5 को लेके चले गए, आप 1 लाख आए थे, 5 लेके चले गए, तो इसलिए हम ड्राइंग्स को क्या करेंगे? माइनस करेंगे फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम कैपिटल। ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो इसका दो इंपैक्ट, एक परचेज से माइनस करेंगे और एक कैपिटल से माइनस करेंगे। कोई दिक्कत नहीं? नेक्स्ट, मिटा दे इसको। हंस रहा है, क्या हो गया? ना मन देखो, मैनेजर्स कमीशन, ये क्या होता है? तो मैनेजर कमीशन तो नीचे में एडजस्टमेंट दिया रहता है कि मैनेजर को कमीशन मिलेगा 10%। कितना मिलेगा? 10%। बिफोर चार्जिंग कमीशन भी हो सकता है और आफ्टर चार्जिंग कमीशन भी हो सकता है। तो देखो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। मैनेजर्स कमीशन विल बी प्रोवाइडेड एट द रेट 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। मैंने क्या बोला? मैनेजर्स कमीशन विल बी प्रोवाइडेड एट द रेट 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, या फिर आ सकता है मैनेजर्स कमीशन विल बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो मैनेजर कमीशन क्या हो सकता है? या तो बिफोर और या तो आफ्टर, दोनों का इंपैक्ट क्या होगा? अलग अलग कैलकुलेट होगा। किस तरीके से होगा? कितना होगा? दो तरीके से होगा। क्या होगा? दो तरीके से। एक होगा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और एक होगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, एक होगा बिफोर चार्जिंग और एक होगा आफ्टर चार्जिंग। और मान लो ये कहीं कहीं क्वेश्चन में दिया है एट द रेट ऑफ, मान लो 10% दिया, ठीक है, तो बिफोर चार्जिंग किस तरीके से कैलकुलेट होगा और आफ्टर चार्जिंग किस तरीके से कैलकुलेट होगा? सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना होगा? नेट प्रॉफिट। क्या निकालना होगा? नेट प्रॉफिट। पता है तुम लोगों को नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है? पीएल से। तो सब कुछ सेम काम करना है, मतलब सबसे पहले ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट से अपने नेट प्रॉफिट निकालेंगे, लेकिन उसमें लिखेंगे नहीं, क्योंकि अभी उसमें से क्या माइनस करना है? मैनेजर का कमीशन देना है। जैसे मान लो ये है प्रॉफिट एंड लॉस, मान लो ये क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे मान लो ग्रॉस प्रॉफिट आया है 1 लाख, कितना आया है? 1 लाख। बाई इंटरेस्ट है मान लो 10,000 रुपये, ठीक। और यहाँ पे खर्चा कुछ बोलो जल्दी से। रेंट मान लो है 50,000, इलेक्ट्रिसिटी बिल है 10,000, सैलरी है 10,000, मान लो ये खर्चा है, ठीक है, इस तरीके से दिया है। और नीचे में एक एडजस्टमेंट दिया है कि मैनेजर्स कमीशन विल बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग या बिफोर चार्जिंग, जो भी दिया। तो सबसे पहले तो इस तरीके से बना लें और उसके बाद कैलकुलेट करेंगे कि प्रॉफिट है कितना। तो कितना होगा प्रॉफिट? 1 लाख प्लस 10,000 कितना होता है? 1 लाख प्लस 10 माइनस 50,000, मतलब 60 हो गया। 60 माइनस 10 40, 60 माइनस 10 50 और 50 माइनस 10 40, यानी कि नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? 40,000। यानी कि अभी यहाँ पे सीधा लिख पाते ना 40,000। ये मेरा क्या है? नेट प्रॉफिट किसके लिए? कैलकुलेट करने के लिए मैनेजर कमीशन, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी लिखा है मैनेजर कमीशन नहीं ना, तो अभी तो खर्चा है ना एक मैनेजर कमीशन, वो भी तो देना है अपने को, तो हम लोग निकालेंगे पहले मैनेजर कमीशन। तो नेट प्रॉफिट कितना है? 40,000 इनटू रेट ऑफ कमीशन, क्या लिखेंगे? इनटू रेट ऑफ कमीशन, ठीक है। तो इनटू क्या करेंगे? 10%, ये कितना होगा? 4, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये 4,000 कहाँ चल जाएगा? यहाँ चल जाएगा, क्या होगा? टू मैनेजर्स कमीशन, कितना हो जाएगा?
4 और एक जगह कहाँ जाएगा? 2 जगह जाता है ना भाई, तो और एक जगह कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में है। मैनेजर का कमीशन कहाँ जाएगा? और एक जगह, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट से चला गया, खर्चा है मेरा, और एक तो एक बात तो ये खर्चा है, लायबिलिटी में जाएगा, खर्चा है ना, तो दिए तो रहे हैं, देना होगा अभी हाँ, 4000 बैलेंस शीट के लायबिलिटी से। तो अगर बिफोर चार्जिंग है तो कोई दिक्कत है क्या? सिंपल कैलकुलेट करेंगे और जो रेट ऑफ कमीशन होगा उसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ठीक है। अच्छा, रेट ऑफ कमीशन हम जो लिखते हैं डिवाइडेड बाय 100 करते हैं ना भाई, क्यों करते हैं? परसेंटेज के बेसिस। अब आते हैं आफ्टर चार्जिंग, क्या होगा आफ्टर चार्जिंग में? क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट इनटू, यहाँ पे अपना क्या होगा 100, यहाँ पे सबसे पहले तो 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन होगा डिवाइडेड, ऊपर में होगा तुम्हारा रेट ऑफ कमीशन, ठीक है। हम क्या बोले यहाँ पे, ऊपर में क्या होगा रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। आफ्टर चार्जिंग में क्या होता है? नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग यहाँ पे हम लोग क्या सीधे 40,000 रुपया निकाले, उसमें 4% लगाते हैं, तो नेट प्रॉफिट कितना होगा? अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट अगर हम बोले तो यहाँ पे कितना होता है नेट प्रॉफिट? 36,000, यही होता ना? तो एक बात तो 36,000 का 10% कितना होता है? 3600। तो क्या ये हो रहा है 3600? नहीं ना, तो ये क्या है बिफोर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग में क्या होगा, जो यहाँ पे आएगा ना उसका अगर 10% करोगे तो उतना ही मैच कर जाएगा। देखो किस तरीके से कैलकुलेटर है किसी के पास, तो अगर हम मान लो सेम सिनेरियो लेते हैं, सेम सिनेरियो लेंगे तो क्या होगा यहाँ पर नेट प्रॉफिट कितना है मेरा 40,000, रेट कितना है मेरा 10, तो ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 10, तो कितना होगा 40,000 इंटू 10 बटा में 110, बोल दो 5 मिनट रुकने के लिए बता दो। 40,000 इंटू 10 बटा में 110, तो ये कितना आ रहा है 3636, कितना आ रहा है 3636, तो मैनेजर कमीशन कितना होगा 3636। अब कैलकुलेट करो तो 40,000 माइनस 3636, तो ये कितना आएगा 36364। तो यहाँ पे जो है ना 36364, इसका 10% करोगे तो कितना होगा 3636। उस समय कितना आ रहा था 40,000 आ रहा था, तो 40,000 का 10% किया तो कितना आता 4,000, तो यहाँ पे 4,000 रखे तो नेट प्रॉफिट कितना हो जाता 36,000, लेकिन 36,000 का 10% किया तो कितना आया था 4,000 आया था कि 3600 आया था? 4,000 आया था कि 3600 आया था? 3600 आया था ना, तो मतलब वो बिफोर चार्जिंग था। आफ्टर चार्जिंग में क्या होगा, ठीक है ठीक है, आफ्टर चार्जिंग में क्या होगा, इसका तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 10%, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, बस खत्म हो गया ना, चल रहा है अब मिलते हैं अगले पार्ट में।